नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संसद के उन हिस्सों की जो शायद टीवी डिबेट्स में तो नहीं दिखते, लेकिन जहां पर लेजिस्लेटिव बिजनेस का असली डिटेल्ड काम होता है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमिटीज। अच्छा, कभी ये सवाल मन में आया है कि हमारी पार्लियामेंट जो साल के कुछ ही महीने सेशन में होती है, वो इतनी बड़ी सरकार के हर काम पर, हर खर्चे पर नजर कैसे रखती होगी? मतलब वो गहरी जांच पड़ताल होती कैसे है? तो इसका सीधा सा जवाब है कमिटीज के जरिए। इन्हें इंडियन पार्लियामेंट का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। ये वो समितियां हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे लोकतंत्र को असल में मजबूत करती हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक को जरा गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि इन कमिटीज की बुनियाद क्या है, फिर सरकार के खजाने पर नजर रखने वाले फाइनेंशियल वॉचडॉग से मिलेंगे, उनकी आपस में तुलना करेंगे और आखिर में कुछ और जरूरी कमिटीज पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये समितियां बनती कैसे हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है और ये कितने तरह की होती हैं? देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे संविधान में इन कमिटीज का जिक्र तो मिलता है अलग अलग जगहों पर, लेकिन उनके टेन्योर या फंक्शंस के बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। ये सारी डिटेल्स, मतलब वो कैसे काम करेंगी, ये सब लोकसभा और राज्यसभा के अपने रूल से तय होता है और इन्हें अपॉइंट और डायरेक्ट करने का काम करते हैं स्पीकर या चेयरमैन। मोटे तौर पर ये कमिटीज दो तरह की होती हैं। पहली है स्टैंडिंग कमिटीज जो परमानेंट होती हैं, मतलब हर साल या कुछ समय बाद बनती हैं और लगातार काम करती रहती हैं। और दूसरी होती हैं एड हॉक कमिटीज जो टेम्परेरी होती हैं, मतलब किसी खास काम के लिए बनती हैं, जैसे किसी घोटाले की जांच के लिए, और जैसे ही काम पूरा हुआ समिति भी खत्म। चलिए अब आते हैं उन कमिटीज पर जो सरकार के खजाने पर, मतलब पब्लिक मनी पर पैनी नजर रखती हैं। ये 3 फाइनेंशियल कमिटीज एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा। इन समितियों का एक इतिहास भी है। सबसे पुरानी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी। ये तो आज़ादी से भी पहले 1921 में बन गई थी। फिर आज़ादी के बाद 1950 में जॉन मैथाई की सिफारिश पर बनी एस्टिमेट्स कमेटी, और फिर 1964 में कृष्णा मेनन कमेटी की सलाह पर बनी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जो सरकारी कंपनियों पर नजर रखती है। अब हम आते हैं इस टॉपिक के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, जहां से सवाल बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। वो है इन 3 फाइनेंशियल कमिटीज की सीधी सीधी तुलना। क्या एक जैसा है और क्या अलग है? तो देखिए, इन तीनों में कुछ बातें बिल्कुल कॉमन हैं। पहली, कोई भी मंत्री इनका सदस्य नहीं हो सकता ताकि इम्पार्शियलिटी बनी रहे। दूसरा, मेंबर्स का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। तीसरा, मेंबर्स का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए होता है। और चौथा, इन सब के चेयरमैन को लोकसभा के स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं। ये चारों पॉइंट्स याद रखिएगा। तो फिर इनमें फर्क क्या है? ये टेबल बहुत जरूरी है। देखिए, पीएसी और सीओपीयू दोनों में 22-22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी सबसे अलग है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे सिर्फ लोकसभा से। ये एक बड़ा डिफरेंस है। एक और खास बात, पीएससी को गाइड करता है सीएजी, इसीलिए सीएजी को पीएससी का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भी कहते हैं। और हाँ, सीओपीयू का चेयरमैन हमेशा लोकसभा से ही होता है। अच्छा, इन 3 बड़ी फाइनेंशियल कमिटीज के अलावा भी संसद में कई और जरूरी समितियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। तो चलिए उन पर भी एक क्विक लुक डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं? ये समितियां अलग अलग मंत्रालयों के काम की निगरानी करती हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, मतलब हर मंत्रालय के लिए एक कमेटी। ये बहुत बड़ा काम है। और ये 24 समितियां दोनों सदनों में बटी हुई हैं। आप देख सकते हैं 16 लोकसभा के अंडर काम करती हैं और 8 राज्यसभा के अंडर। इससे दोनों सदनों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। हर डिपार्टमेंटल कमेटी की बनावट भी फिक्स्ड है। इसमें 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये नंबर याद रखना भी जरूरी है। कुछ समितियां इतनी जरूरी होती हैं कि लोकसभा के स्पीकर खुद उनके सदस्य होते हैं। ये हैं रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। वो अपने पद के कारण यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर इन समितियों में शामिल होते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार और यादगार फैक्ट, ये जुड़ा है लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर से। उनके पास एक बहुत अनोखा अधिकार होता है। ऐसा कहा जाता है कि डेप्यूटी स्पीकर को एक तरह का वरदान मिला हुआ है।
वो जिस भी संसदीय समिति के सदस्य बनते हैं वो ऑटोमैटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं। ये एक अनरिटन रूल है जो उनकी पोजीशन को एक खास पावर देता है ना दिलचस्प? तो इन सब बातों का सार क्या है? आखिर ये समितियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? व्हाट्स द बिग पिक्चर? असल में संसदीय समितियां ही वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां कानूनों और बजट की डिटेल स्क्रूटनी होती है। सदन में जहां पॉलिटिकल नॉइज होता है, ये समितियां बंद कमरों में एक्सपर्ट से बात करके सरकार के हर पैसे का हिसाब लेती हैं और एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी तय करती हैं। ये हमारे डेमोक्रेसी के चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम की रीढ़ हैं।